नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। भौतिक विज्ञान की जो शाखा यांत्रिकी है यानी मैकेनिक्स है, उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ, लुसेंट वस्तुनिष्ठ, समान ज्ञान से लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, स्टेट पीसीएस और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में, एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। प्रश्न नंबर 3 का, बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो केजी होता है और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड पर -2। तो केजी मीटर सेकंड पर पावर -2 जो कि 1 न्यूटन के बराबर होता है। अगला प्रश्न, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में जो हमारे क्वांटिटीज होते हैं उसके नाम दिए गए। सूची 2 में उसको जिससे डिनोट करते हैं उसके नाम दिए गए। तो जो उच्च वेग होता है वो होता है पास्कल, उच्च वेग जो होता है वो मैक होता है दोस्तों। तरंग दैर्घ्य होता है एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल और ऊर्जा जूल। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। तो एक मैक की गति होती है दोस्तों 1235 किलोमीटर प्रति घंटा और एक एंगस्ट्रॉम की जो यूनिट होती है वो 10⁻−10 मीटर। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में भौतिक राशि के नाम दिए गए, सूची 2 में इकाई के नाम दिए गए। तो जो दूरी की जो इकाई होती है वो होती है प्रकाश वर्ष। पदार्थ की जो मात्रा होती है वो मोल में। विद्युत आवेश की जो मात्रा होती है वो कूलम में और ऊर्जा जो होती है वो वाट में, वाट घंटा में। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। दूरी जो प्रकाश वर्ष है उसकी दूरी होती है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। पदार्थ की मात्रा मोल में होती है। मोल किसी परमाणु या अणु के परमाणु या आणविक द्रव्यमान के 1 ग्राम को मोल कहते हैं। एक मोल में 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु या अणु होते हैं। उदाहरण, 1 मोल ऑक्सीजन O2 अणु का भार लगभग 32 ग्राम होता है। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में भौतिक राशियां दी गई, सूची 2 में इकाई दी गई है। तो जो त्वरण की इकाई होती है दोस्तों वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। बल की जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है न्यूटन। कृत कार्य की इकाई होती है जूल और आवेग की इकाई होती है न्यूटन सेकंड। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। तो त्वरण दूरी या विस्थापन बटा समय स्क्वायर होता है दोस्तों, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल न्यूटन जो कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। कृत कार्य जूल होता है और आवेग यानी वेग गुने द्रव्यमान। तो वेग को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों द्रव्यमान गुने त्वरण गुने समय। वेग गुने द्रव्यमान को हम लोग लिख सकते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण गुने समय। तो उसके हिसाब से हम लोग बल गुने समय से इसे लिख सकते हैं जो कि उसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। तो इस एक्सप्रेशन में दोस्तों वेग से हम लोग त्वरण गुने समय से निकाल सकते हैं। तो उसको मल्टीप्लाई करके हमने रीअरेंज किया तो हमें मिला न्यूटन सेकंड। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। कौन नहीं है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पार्सेक की इकाई है किसकी? दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये सुमेलित नहीं है। सेल्सियस जो होता है दोस्तों तापमान की इकाई होती है। अब एक पार्सेक देखते हैं दोस्तों। एक पार्सेक में 3.261 प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। तो अगर हम उसे 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर से गुना कर दें तो हमें मिलता है 3.09 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। भौतिक मात्रा ज्याति की इकाई क्या है? लक्स। पास्कल इकाई किसकी है? दाब की। कैंडेला मात्रक किसकी है? ज्योति तीव्रता की। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो करंट। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब के। जो दाब होता है दोस्तों बल प्रति क्षेत्रफल होता है।
तो विमीय सूत्र नहीं, जबकि कार्य और ऊर्जा की है जो कि जूल है, आवेग तथा संवेग की है, भार एवं बल की है। एक खगोलीय इकाई किस इकाई संबंधित है किससे, तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, यानी कि विकृति। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, तो दोस्तों राशियों को दो भागों में विभाजित किया था, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि वो होता है जिसमें उसकी दिशा होती है, अदिश राशि में उसकी दिशा नहीं होती है। तो सदिश राशि नहीं कौन है, द्रव्यमान, जबकि संवेग में दिशा होती है, वेग में दिशा होती है और कोणीय वेग में भी दिशा होती है। अदिश राशि है तो ऊर्जा, बल और घूर्णन संवेग में भी ये दोनों सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो संवेग, जबकि दाब, ऊर्जा और कार्य अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो आयतन। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है, वेग। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, तो द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो A बराबर V माइनस यू बटे टी, जहां पर V अंतिम वेग है, U आरंभिक वेग है और T कुल समय है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात की कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो कोणीय गति का। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्त काल क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम हो जाएगा। यदि किसी चलती वस्तु का वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इसका बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, तो आवर्तकाल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, यानी लंबाई की। इसलिए जब लड़की झूले पर खड़ी होती है तो रस्सी की लंबाई कम होने पर आवर्तकाल कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का देखते हैं दोस्तों। गतिज ऊर्जा को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, नई गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2 गुने वेग का होल स्क्वायर, अर्थात नई गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुने हो जाएगी। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, यानी चेंज होता है भार। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या है, तो न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो तृतीय नियम के कारण। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है, तो न्यूटन का है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं तो जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। हम लोग न्यूटन की गति के नियम बारे में जानते हैं दोस्तों। प्रथम नियम यह कहता है प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने हेतु विवश नहीं करता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। द्वितीय नियम देखते हैं दोस्तों। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा बल की दिशा में कार्यान्वित होती है। इसे बल का सूत्र व्युत्पन्न किया जा सकता है। तृतीय नियम क्या कहती है दोस्तों, प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के तृतीय नियम पे। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है, तो विश्राम जड़त्व, जो कि हम लोग न्यूटन के पहले नियम से हम लोग जाने। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बल गुणनफल है किसका, द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों जो चंद्रमा होती है उसमें गुरुत्वाकर्षण जो स्थिरांक होता है जी जिसे बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/6 हो जाती है। तो उसका भार घटता है क्योंकि हम भार जानते हैं किसी भी वस्तु का द्रव्यमान गुने उसका त्वरण होता है। तो त्वरण वहां पर घट जाती है दोस्तों, इसलिए भार घट जाता है जबकि मात्रा यानी उसका द्रव्यमान वो अपरिवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान चंद्रमा में पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। तो भार इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है दोस्तों। जब जी घटता है तो भार भी घट जाता है जबकि द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता है।
शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, हमने देखा है। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ रखने के लिए किया गया कार्य क्या है? तो 0 जूल है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, तब उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है क्या? कोई भी कार्य नहीं। तो भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी भी वस्तु पर कोई बल लगाने से वो वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो। दूसरे शब्दों में, कोई बल लगाने से बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो तो कहते हैं कि बल ने कार्य किया है। कार्य भौतिकी की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने से वस्तुओं की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किसी भी वस्तु पर F बल लगाने पर वो वस्तु बल की दिशा में d दूरी विस्थापित किए हो जाए तो किया गया कार्य होता है दोस्तों F गुने d। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमीन पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री तक कर दिया जाता है तो आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम। अब देखते हैं दोस्तों, तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। अन्य शब्दों में, किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। जैसा कि हमने नाव के एग्जाम्पल में हमने क्वेश्चन में किया था दोस्तों। तो अगर हम उत्प्लावन बल को ई से डिनोट करते हैं तो ई बराबर एम गुने जी होता है। उसको हम लोग लिख सकते हैं रो एफ गुने जी गुने वी, जहां पर रो एफ द्रव का घनत्व, जी गुरुत्वजनित त्वरण और वी द्रव द्वारा हटाया गया द्रव का आयतन। तो अगर हम लोग इसको इक्वेट कर दे दोस्तों तो हमें पता चल जाता है उत्प्लावन बल का रिलेशन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो नदी से समुद्र में प्रवेश करते समय जहाज थोड़ा ऊपर उठता है। लवणता के कारण समुद्री जल का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। समुद्र में जहाज पर नदी की तुलना में अधिक उत्प्लावन बल लगाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, किसी भी तरल का अगर घनत्व उस पर रखी वस्तु से ज्यादा होता है तो फिर वो उसमें तैरती है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो इसी तरह हम देख सकते हैं लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है परंतु पारे से कम होता है, इसलिए वो पानी में डूब जाती है परंतु पारे में तैरती है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। ये ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर, जो हमने उत्प्लावन बल से देखा दोस्तों। उसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह पर तैरेगी क्योंकि पारे का घनत्व ज्यादा होता है दोस्तों। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा क्या? घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/9 भाग। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले स्तर से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु
छत सतह पर दाब उत्पन्न करती है तथा नीचे छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि अगर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाया जाए तो वस्तु का जो विस्थापन होगा उसी दिशा में होगी। इसी के लिए नीचे का दाब सामान्य रहने से और ऊपर का दाब कम हो जाने से जो छत के ऊपर की जो सतह होती है वो ऊपर उठ जाती है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक एवं मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि शरीर के अंदर का दाब तो समान रहता है लेकिन ऊंचाई बढ़ने से बाहर का दाब कम हो जाता है। तो जो जो फ्लूइड जो हमारे नाक और मुंह से जो खून है जो तरल पदार्थ है वो बाहर आने लगता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, 2% बढ़ जाएगा। इसे हम देखेंगे दोस्तों। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। हम जानते हैं कि जी जो होता है वो G/m/r² होता है। तो प्रश्न से अगर r 1% से सिकुड़ जाता है यानी त्रिज्या 1% से कम हो जाती है तो नई त्रिज्या हो जाएगी 99/100 इंटू पुरानी त्रिज्या। तो नई जी डैश जो हो जाएगी दोस्तों उसको हम लोग फॉर्मूला में रखेंगे तो ये लगभग 2% के करीब आता है। ये निगेटिव मानने का मतलब है कि वो 2% की कमी हो जाती है। तो जी में 2% की कमी आएगी। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो घर्षण की कमी के कारण। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है, तो आंधी या झंझावत की संभावना। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलिथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि गुब्बारे के अंदर का जो दाब होगा वायु दाब वो समान रहेगा जबकि गुब्बारे के बाहर का जो दाब है वो कम हो जाएगा क्योंकि ऊंचाई के ऊपर जाने पे दाब की कमी होती है। तो फिर उसके आमाप में वृद्धि होगी क्योंकि जो भी फ्लूइड होता है, जो भी तरल पदार्थ होता है या गैसीय होते हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन क्यों होता है, तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नालिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, जो गुब्बारे के अंदर का जो वायुदाब होता है वो समान रहता है जबकि बाहर का वायुदाब कम हो जाता है। तो जो उसमें जो गैसीय पदार्थ होते हैं वो बाहर की ओर जाना चाहते हैं क्योंकि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रभावित होता है। तो उसी के कारण जो रबर का जो गुब्बारा होता है वो ऊपर जाके फट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है, उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। इसके बारे में हम कुछ जानते हैं दोस्तों। सूर्य में परमाणु संलयन कैसे होता है। सूर्य से ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा दोनों एक परमाणु संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है जो सूर्य के कोर के अंदर हो रही है। सूर्य के अंदर होने वाले विशिष्ट प्रकार के संलयन को प्रोटॉन प्रोटॉन संलयन के रूप में जाना जाता है। आप फिगर में देख सकते हो दोस्तों, रेड कलर की जो गेंद है वो प्रोटॉन डिनोट करती है, ब्लैक कलर की जो न्यूट्रॉन डिनोट करती है और जो व्हाइट कलर की जो पॉजिट्रॉन डिनोट करती है। तो दो प्रोटॉन आपस में टकराते हैं तो एक प्रोजिट्रॉन निकलता है और न्यूट्रिनो भी निकलता है और ये दोनों आपस में संलयित होकर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का जन्म देते हैं। फिर उसमें फिर से एक प्रोटॉन की जो बम्बार्डमेंट होती है तो उससे गामा रे निकलती है और फिर से वो संलयित हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये रिएक्शन होता रहता है। तो सूर्य के अंदर होने वाले विशिष्ट प्रकार के संलयन को प्रोटॉन प्रोटॉन संलयन के रूप में जाना जाता है। सूर्य के अंदर ही यह प्रक्रिया प्रोटॉन जो केवल एक अकेला हाइड्रोजन नाभिक है शुरू होती है और चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से ये प्रोटॉन एक साथ जुड़ जाते हैं और हीलियम में बदल जाते हैं। यह संलयन प्रक्रिया सूर्य के केंद्र के अंदर होती है और परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है जो सूर्य को गर्म रखती है। परिणामी ऊर्जा सूर्य के केंद्र से उत्सर्जित होती है और पूरे सौरमंडल में घूमती है। डायनामो परिवर्तित करता है किसे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है, प्रकाशीय ऊर्जा का। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है। इसे पदार्थ में पाया जाता है क्या, स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो खिंचा हुआ धनुष में। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। सीढ़ी पर चढ़ने पर अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस
कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता और न ही विनाश। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल का नियम का। रेल की पटरी अपने वक्रों यानी कर्व्स पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती है? तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। जब पानी की बाल्टी काफी तेज से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरती है, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके माध्य मूल वेग से कम होता है। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो जेट। पृथ्वी की तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? तो 24 घंटे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रक्षेपण की जो गति होती है, जिससे किसी एक वस्तु को अगर पृथ्वी के बाहर प्रक्षेपित किया जाए तो फिर वो वापस नहीं आती है। तो किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंकने पे किया गया कार्य ताकि वो पुनः पृथ्वी की सतह पर ना आए, तो कार्य को हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम इंटीग्रल ले लें एक छोटे से यूनिट का, जो पृथ्वी की सतह यानी आर रेडियस, जो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, से इन्फाइनाइट तक, इन्फाइनाइट यानी अब वो वस्तु वापस नहीं आएगी। तो उस इंटीग्रेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि अब वर्क जो किया जाता है दोस्तों वो बल और विस्थापन का गुणांक होता है। तो एक छोटे से वर्क को हम लोग ले सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन से हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि उसमें जो लगा हुआ बल गुने उसका विस्थापन, जिसको हम लोग dx से लिखते हैं। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें किया गया कार्य मिलता है g इंटू एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय r। यहाँ m पृथ्वी की का कुल भार है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान है, और जो छोटा m है वो उस वस्तु का द्रव्यमान है, और r पृथ्वी की त्रिज्या है, g गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है दोस्तों। अब किया गया कार्य जो होती है फेंकी गई वस्तु की गतिज ऊर्जा के बराबर अगर होती है तभी ये संभव होता है। तो अगर हम e से एस्केप वेलोसिटी लेते हैं दोस्तों, यानी प्रक्षेपित वेग लेते हैं जिससे कि वो वस्तु वापस ना आए, तो इसे हम इक्वेट करने पे हमें मिलता है √2gm/r। अब इसमें g अनुपातिक स्थिरांक है और इसका मान 6.674 इंटू 10⁻⁻11 मीटर kg पर -1 सेकेंड पर -2 होता है। पृथ्वी के द्रव्यमान का वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान है 5.9722 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। तो अगर हम इसका मान रखेंगे तो हमें मिलता है प्रक्षेपित वेलोसिटी वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। अब लिफ्ट का एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि व्यक्ति लिफ्ट में रखी एक वजन तोलने वाली मशीन पर खड़ा है जो a त्वरण से ऊपर जा रही है। फिर व्यक्ति पर कुल बल है F = mg-r, यानी r रिएक्शनरी होती है। न्यूटन के तीसरे नियम से हम जानते हैं दोस्तों, ये रिएक्शन फोर्स है जो नीचे की ओर है। तो अब व्यक्ति में त्वरण ऊपर की ओर है, इसलिए न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार अब उस पर लगने वाला कुल बल F = ma ऊपर की ओर या F = ma नीचे की ओर है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं -ma, क्योंकि डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में दोस्तों, तो mg-r, क्योंकि जो लिफ्ट है वो ऊपर की ओर जा रही है तो उसको हम लोग -ma लिखते हैं, क्योंकि त्वरण का डायरेक्शन हम लोग अगर बराबर करें उससे कुल ये से तो -ma आएगा। तो -ma = -mg इंटू -r, उससे हमें निकलता है कुल भार mg + ma। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो m इंटू g + a हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से तो जो त्वरण है आपस में जुड़ जाएगा। तो इस स्थिति के तहत व्यक्ति का स्पष्ट वजन गुरुत्वाकर्षण
कर्षण बल mg से अधिक है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सामान्य स्थिति की तुलना में अपना वजन बढ़ा हुआ महसूस होगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब वो लिफ्ट जारी हो त्वरण के साथ नीचे। तो हमने त्वरण के साथ ऊपर जाने वाले स्थिति के बारे में हमने चर्चा किया था। तो अब ये त्वरण के साथ नीचे जाने पे किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। यदि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? तो 1/6 भाग। लोलक की आवर्तकाल क्या है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं लोलक के बारे में दोस्तों। अगर किसी लोलक की लंबाई l है और उसमें गुरुत्वाकर्षण त्वरण g है तो लोलक का आवर्तकाल होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बटा g। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल तो 2% बढ़ जाएगा। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन एक्सप्रेशन में देखा था दोस्तों, तो t जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट l यानी उसके लेंथ से। तो उसके पहले वाले प्रश्न में अगर लंबाई बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में तो उसका जो आवर्तकाल है वो भी बढ़ जाएगा। यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर जाए तो लोलक के झूलने का समय दुगुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी क्योंकि हमने देखा था t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बटा g। अब हम इसमें देखते हैं g चंद्रमा पर कम होता है दोस्तों। तो अगर वो कम होता है वैल्यू, तो अगर g का वैल्यू कम होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो t का वैल्यू है यानी आवर्तकाल का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 132 में देखते हैं दोस्तों। तो माना कि सरल लोलक की लंबाई l है, अगर इसकी लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो नई लंबाई जो होगी लोलक की 1.04 l होगा। तो नया आवर्तकाल जो दोस्तों उसको हम लोग उस एक्सप्रेशन में रखने से 1.019 गुने जो पुराना आवर्तकाल है, तो अर्थात आवर्तकाल में लगभग 2% की बढ़ोतरी होगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी? तो p² डिवाइडेड बाय 2m। इसके बारे में हम लोग डिराइव करेंगे दोस्तों। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? प्रत्यास्था से। तेल की एक छोटी बूंद पानी में फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अब हम लोग उस एक्सप्रेशन को देखेंगे दोस्तों। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 m गुने v² होती है, जहां पर m द्रव्यमान होता है और v वेग होता है। तो अगर अंश और हर दोनों को m से गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट में mv पावर 2 डिवाइडेड बाय m, तो गतिज ऊर्जा p² डिवाइडेड बाय 2m हो जाएगी। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव के चलते। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है तो पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। पानी से निकालने पे शेविंग ब्रश के पास के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है उसके हाथ में क्योंकि उसमें त्वरण नहीं होता दोस्तों। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किन किन नियमों के उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है? तो तीसरा गति नियम। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है दोस्तों? घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। समांतक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। कथन ए और कथन आर दोस्तों। कथन ए में अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो ए सही है परंतु आर गलत है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता दोस्तों। यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया तो उसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई आधी रह जाएगी। श्यानता की इकाई है ट्वाइस। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिकीय घटना के कारण लैंप में बत्ती में तेल ऊपर उठता है। इसको इंग्लिश में कैपिलरी एक्शन बोलते हैं दोस्तों। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। जो उत्प्लावन बल के बारे में हम लोग ने देखा था दोस्तों,
तो आर्किमिडीज के सिद्धांत में प्लावन बल की व्याख्या है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का क्या कारण है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ग्रीस से। पानी की बूंदे का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण है? तो आसंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है तो पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि जो पृथ्वी की जो डायरेक्शन होती है दोस्तों तो वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। पहिए में बॉल बेयरिंग का क्या कार्य है? तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना दोस्तों। जेट इंजन अपने ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष की गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन की पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, तो दोनों सही है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो उतना ही रहेगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्वजनित जीई जो है 10 मीटर पर सेकंड है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण जी/6 तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा तो 100 किलोग्राम। दोस्तों वस्तु के भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो क्वेश्चन में 168 को देखते हैं दोस्तों। एक गेंद को स्थिर अवस्था से गिराने पर उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होता है। हम जानते हैं कि अगर अंतिम वेग v है तो v बराबर u प्लस gt होता है, जहां g गुरुत्वजनित त्वरण है और t समय काल है। तो इसको हम लोग वैल्यू को रखेंगे दोस्तों तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड आएगा। पावर शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -3। इसके बारे में आगे देखेंगे दोस्तों। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा क्या? वही रहेगा। एक केसनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो 117 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। पावर शक्ति जो होती है वो ऊर्जा बटा समय होती है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं बल गुने दूरी बटा समय होती है। तो किलोग्राम मीटर सेकेंड पर पावर -2 ये बल का मात्रक होता है, जो बल क्योंकि किलोग्राम द्रव्यमान और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वो त्वरण का होता है, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड पर पावर -2 गुने मीटर। उसको हम लोग डिवाइड करेंगे सेकंड से जो कि समय का मात्रक होती है, तो पावर मिलेगा हमें किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -3। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हमने देखा। पास्कल इकाई है किसकी? दाब की। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब समतुल्य है तो 0.1 बार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का वैल्यू 1/6 हो जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना दोस्तों। सूची 1 में राशि के नाम दिए गए, सूची 2 में मात्रक के नाम दिए गए। तो विद्युत बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक हमेशा न्यूटन होगा चाहे वो किसी भी प्रकार का बल हो। विद्युत आवेश उसका मात्रक होता है कूलॉम। विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट और विद्युत धारिता का मात्रक होता है फेराड। तो बी ऑप्शन सही है। एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो स्टील है।
एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो पत्थर स्पर्श रेखाकृत उड़ जाता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक वाले सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। इसी के लिए किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देने चाहिए। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो यह घोल के पृष्ठीय त्वरण को कम करता है। न्यूटन मीटर मात्रा किसका है? ऊर्जा का। डायनामो इसे परिवर्तित करता है, किसे? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ये सही नहीं है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ पर मानवों का पलायन वेग उसके मध्य उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। इसी के लिए वहां पर कोई भी वस्तु नहीं होती है दोस्तों, कोई भी वायुमंडल नहीं होती है क्योंकि उसका पलायन वेग कम होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो अंटार्कटिका के कैंप में, क्योंकि वो पोल पे ध्रुव पे है। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पे। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। कोणीय संवेग इसके बराबर है, किसके बराबर है? जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? ऊर्जा का। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही के सोखने में शामिल है क्या? केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है कहां पर? पृथ्वी के केंद्र पर। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। क्यों सुस्त हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि हमने देखा था कि जो पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो जी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चंद्रमा पर जी का मान घट जाता है तो टी का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा तो वो सुस्त हो जाती है। गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? तो 36 से 45 डिग्री कोण तक। दोस्तों अब फिगर में हम देख सकते हैं कि अगर किसी भी क्रिकेट के गेंद को का जो प्रक्षेपण किया जाए किसी एक खास एंगल से, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं इसमें, तो उसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन का जो इक्वेशन है वो v इंटू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, है ना। जहाँ पर v उसका जिस जिस गति से उस गेंद को मारा गया है, तो हम जानते हैं क्षैतिज दिशा में त्वरण नहीं होता है, तो x जो क्षैतिज दिशा में जो दूरी होगी वो v cos थीटा इंटू टी होगी। अब t का मान जो है वो दूसरे समीकरण से पहले समीकरण में रखने पे हमें एक इक्वेशन मिलता है y बराबर x इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब अधिकतम दूरी के लिए जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा दोस्तों, तो उससे हम लोग x निकाल सकते हैं। तो हमें निकलता है v स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा बटा g, जो कि क्षैतिज दिशा में दूरी है। अब अगर थीटा को 45 डिग्री रखते हैं दोस्तों तो साइन टू थीटा का वैल्यू 1 आ जाता है। जब हम जानते हैं कि साइन में थीटा में कोई भी वैल्यू जब 90 डिग्री होती है थीटा की वैल्यू तभी वो मैक्सिमम होती है, सर्वाधिक होती है। तो इसका मतलब है कि थीटा को अगर 45 डिग्री रखा जाए तो x का जो मान होगा वो सर्वाधिक होगा, तो उसका मान क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बटा g।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ साझा करता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।